देखिए, आज की क्लास में हम आपको आर्टिकल द का प्रयोग बताने जा रहे हैं कि द का प्रयोग कहाँ होता है। इससे पहले आर्टिकल ए एन का चैप्टर हमने पूरा किया, जिसमें यह भी बतलाया कि कहाँ आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है और कहाँ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता। इसका विस्तार से हमने पिछले दिनों तक समझा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। आगे देखिए, आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में आज पढ़ना है। देखिए, निम्नलिखित नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये सब जितने भी लिखे हैं इन सभी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसमें पॉइंट वाइज फिलिंग करते हुए देखना है। जब कोई सिमिलर काउंटेबल नाउन किसी वाक्य में पहली बार आया हो तो उसके पहले ए एन लगता है, परंतु वही अगले वाक्य में दोबारा प्रयुक्त हो तो उसके पहले द लगता है। सेंटेंस में क्या कहता है, जब कोई नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वाक्य में पहली बार अगर प्रयुक्त हुआ हो तो वह अनिश्चित होता है। इससे पहले दिन के आर्टिकल वाले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें एन का प्रयोग करना सिखाया है। उसमें यह बताया है कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के या स्थान के नाम के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। वही बात यहाँ एक बार फिर से रिपीटिशन हो रहा है। इसको देखिएगा कि अगर किसी वाक्य में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है और पहली बार आया तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन आवश्यकता अनुसार ए या एन का प्रयोग होगा। देयर वाज ए किंग वन डे, इसमें फिर देखिए आई सॉ एन एलिफेंट। दोनों सेंटेंस को ठीक से देखिए। इसमें कहता है देयर वाज ए किंग, किंग पहला बार वाक्य में आया है तो इसमें अभी अपरिचित है, अनजान है, और इसका पहली बार आने के कारण से इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। हाथी देखा तो पहली बार देखा, अनजान है या अजनबी है उसके लिए, तो अजनबी के अर्थ में या पहली बार आने के कारण से एलिफेंट के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किए, द का प्रयोग नहीं किए। हमने अभी क्या कहा है, आर्टिकल द का प्रयोग किए जा रहे हैं। ये जितने भी हैं इसमें द का प्रयोग किया जा रहा है, तो फिर ये आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ से आ गया। अब इसी में जुड़ा हुआ है दूसरा सेंटेंस, जहाँ आप देखिएगा द का प्रयोग कैसे किया गया है। इसीलिए हमको आर्टिकल ए या एन का जिक्र करना पड़ा कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग कैसे और कब हो जाता है। अब तुरंत बाद हम कैसे इसका कौन शर्त पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसी शर्त को बताने के लिए हमको आर्टिकल ए एन का सहारा लेना पड़ा। यहाँ देयर वाज ए किंग, और दूसरे सेंटेंस में देखिए कि पहली बार आया तो ए या एन लगा। अब यही सेंटेंस, यही किंग दूसरी बार वाक्य में आता है। वन डे द किंग वाज वॉकिंग, एक दिन राजा टहल रहा था। तो यहाँ देखिए एक दिन राजा टहल रहा था, तो अब एक दिन राजा जो टहल रहा था अब वह राजा निश्चित हो गया, परिचित हो गया। तो अब इस परिचित अर्थ में दोबारा आने के कारण से उस राजा के पहले, उस द किंग के पहले द का प्रयोग किया गया। यही निश्चित अर्थ बोध कराना हुआ। फिर आगे देखिए आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। अभी तक ये अजनबी है और इसका प्रयोग दोबारा होने पर यह निश्चित हो जाएगा, परिचित हो जाएगा, तो फिर इसके पहले भी द लगेगा। द एलिफेंट वाज वास्ट, मैंने एक हाथी देखा, हाथी विशाल था, तो यहाँ हाथी एलिफेंट के पहले द लगा। इस अर्थ में आर्टिकल द का प्रयोग। आगे देखिए, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से उसके संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसके पहले द लगता है। जब संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है तो उस काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द टाइगर इज डेंजरस, बाघ खतरनाक होता है। द मैन इज प्रूडेंट, आदमी विवेकशील होता है। द काउ इज जेंटिल, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग। ये सब जो है जाति का बोध कराता है। ये संपूर्ण जाति का ये लक्षण होता है। गाय सीधी होती है, एक गांव की गाय के लिए नहीं कहा जा रहा, एक आदमी के लिए नहीं कहा जाता कि जो विवेकशील होता है, एक घोड़े के लिए नहीं कहा जा रहा। प्रायः इसमें सभी इस तरह के जितने भी जानवर हैं उसके जाति के, उस सब का एक समानता होती है और लगभग मिला जुला कर सब में एक गुण होता है। और संपूर्ण जाति का बोध कराने के कारण इन शब्दों के पहले, इन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, जो जाति का बोध कराता है। संपूर्ण जब समुदाय या जाति का बोध करा देता है तो इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। इसको ठीक से देखिए। डिग्री तीन प्रकार के होते हैं। जब आप एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आगे चलकर आपको
डिग्री का चैप्टर भी आएगा, जो आगे हम अगले क्लास में बताएंगे, अगले किसी क्लास में। तो इसमें अभी देख लीजिए, यहाँ एक एग्जाम्पल द्वारा हम दूसरा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। देखिए टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसका मतलब सामान्य रूप से यह इसमें एक आदमी का अपना जो स्वाभाविक गुण है वह लंबा है। इसका मतलब एक आदमी अपने आप में लंबा है। यहाँ टॉलर, टॉलर का अर्थ हुआ कि दो आदमी के बीच उसके गुण की तुलना की जाएगी। दो आदमी हैं, उसमें एक को बड़ा एक को छोटा दिखाया जा रहा है। राम मोहन से लंबा है, अगर ऐसा कहना है तो दो के बीच जब तुलना किया जाता है तब उसको कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। ये अभी पॉजिटिव डिग्री में है, जो अपने आप में एक आदमी अकेले ही है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि राम इज टॉल। अब उसके लंबाई की तुलना दूसरे व्यक्ति से जब किया जा रहा है तो राम इज टॉलर देन मोहन, तो यहाँ दो के बीच जब तुलना किया जाता है तो टॉल से टॉलर हो जाता है। राम मोहन से लंबा है। और जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तुलना किया जाता है तो इसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। देखिए यहाँ पर नाम, इसका नाम सुपरलेटिव लिखा हुआ है, इसका नाम सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो ये बीच वाले का नाम, इसका नाम कॉम्परेटिव डिग्री हो जाता है। कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री हो जाता है। तो इस तरह देखिए टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो आप इसको अच्छी तरह समझेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। अब हम इसको मिटाते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, ऐसे भी चलेगा। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले कैसे द लगता है, जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन माय क्लास। यहाँ बॉय के पहले जो बेस्ट शब्द है ये गुड, बेटर, बेस्ट से बना है। यहाँ गुड होगा, यहाँ बेटर होगा, यहाँ बेस्ट होगा। देखिए यहाँ गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ गुड जो है, बेस्ट जो है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में गुड का बेस्ट हो जाता है। गुड, बेटर और बेस्ट। राम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। ही इज द टॉलेस्ट, यहाँ टॉलेस्ट है, ही इज द टॉलेस्ट मैन हियर, वह यहाँ सबसे लंबा आदमी है। या दूसरा देखिए यू आर द बेस्ट बॉय, तुम सबसे अच्छे लड़के हो। तो यहाँ बेस्ट लगाए हैं, लिखे हैं, टॉलेस्ट लिखे हैं। यहाँ पर हम हैप्पीएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, ओल्डेस्ट, कुछ भी इस तरह का एडजेक्टिव के साथ EST जोड़ करके बनाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री। और भी इसके विशेष रूप से भी सुपरलेटिव डिग्री बनाए जाते हैं, वो आगे के चैप्टर में होगा। तो अभी ये समझ लीजिए कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आगे देखिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम के पहले द लगता है। जो कोई ऐतिहासिक भवन हो, इमारत हो बहुत पहले जमाने का, या प्रसिद्ध बिल्डिंग हो, हाल ही का बना हो लेकिन प्रसिद्ध हो, तो उसके पहले द लगता है। जैसे द रेड फोर्ट, द पार्लियामेंट हाउस, द इंडिया गेट, द गोल घर, ये सब ऐतिहासिक या प्रसिद्ध बिल्डिंग का नाम है। तो ऐसे इमारतों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फिर देखिए टाइटल पोस्ट जिसको कहते हैं, टाइटल पोस्ट मतलब पदवी या उपाधि सूचक नाम के पहले द लगता है। जैसे द प्रिंसिपल इज कमिंग, यहाँ उपाधि सूचक शब्द है, ये इसका अपना खास नाम नहीं है किसी व्यक्ति विशेष का, ये उसका उपाधि का नाम है। ये तो उपाधि सूचक शब्द होने के कारण उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है। जैसे द प्रिंसिपल इज कमिंग, आई वॉन्ट टू सी द प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर से मिलना चाहता हूँ। यहाँ सी का अर्थ देखना नहीं बल्कि भेंट करना, मिलना भी होता है। तो आई वॉन्ट टू सी द प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर से, व्याख्याता से भेंट करना चाहता हूँ या मिलना चाहता हूँ। द डॉक्टर इज प्रेजेंट, डॉक्टर उपस्थित हैं। प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर, कृपया डॉक्टर से संपर्क करें, परामर्श लें। तो इस अर्थ में देखिए जहाँ कहीं भी सेंटेंस में हम प्रयोग किए हैं उपाधि सूचक शब्द का, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है। तो ये याद रखने की बात है। आगे देखिए जब कोई एडजेक्टिव वाक्य में आकर क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए।
कौन आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। जब कोई एडजेक्टिव वाक्य में आकर सब्जेक्ट का काम करे तो उसके पहले द लगता है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं एडजेक्टिव किसको कहते हैं। जैसे राम इज पुअर, तो पुअर क्या हुआ? उसका गुण हुआ, एडजेक्टिव हुआ जो उसकी स्थिति को दर्शाता है। मोहन इज रिच, मोहन अमीर है, तो यहाँ अमीर होना उसकी स्थिति को दर्शाता है, और रिच शब्द जो है उसकी विशेषता स्थिति के अर्थ में बताने के कारण वह एडजेक्टिव है। रिच कौन सा वर्ड है? एडजेक्टिव है। तो अब यहाँ देखिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की तरह उसका क्वालिटी दिखलाएगा, उसको क्वालिफाई करेगा किसी व्यक्ति विशेष को। लेकिन यहाँ वही एडजेक्टिव सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है वाक्य में, तो ऐसी स्थिति में इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा और उसके साथ वर्ब कैसा लगेगा, वह नंबर कौन होगा, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है तो सेंटेंस छोटा ही, लेकिन ये सब बड़े बड़े कंपटीशन में भी ये पूछता है, आपको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये खाली जगह में बहुत कई बार लड़के भटक जाते हैं। इसको ध्यान से सीख लीजिए। जब कोई एडजेक्टिव वाक्य में सब्जेक्ट का स्थान पर प्रयुक्त हो तो क्या होता है? अब उसका प्रयोग तब वह प्लूरल अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? प्लूरल अर्थ में। अगर किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट के स्थान पर एडजेक्टिव आया हो तो वह प्लूरल नंबर के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे द पुअर आर काइंड। यहाँ अगर हम कहेंगे गरीब आदमी दयालु होते हैं, तो यहाँ क्या को गरीब आदमी के लिए बताया जा रहा है? एक आदमी के लिए तो नहीं कहा जा रहा। गरीब समूह के, गरीब समुदाय के जितने भी लोग होते हैं उसका प्राय यही लक्षण होता है, जो वो दयालु होते हैं, क्योंकि खुद पीड़ा से झेल रहे होते हैं। तो गरीब दयालु होते हैं, या गरीब शब्द जो है गरीब व्यक्ति के समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये बहुत बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव है, और इसका प्रयोग जब सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है तो इसलिए कहा गया द पुअर आर। यहाँ अगर आप इज लिखेंगे, आपको खाली जगह में पूछा जा सकता है कि द पुअर इज की द पुअर आर, तो ऐसे में आप द पुअर आर लिखेंगे। वैसे देखने में सिंगुलर जैसा लगता है, लड़के भूलवश यहाँ इज का प्रयोग कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कहना है कि द पुअर आर काइंड, द रिच आर प्राउड, अमीर घमंडी होते हैं, द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, अंधे असहाय होते हैं। तो यहाँ देखिए अंधा, जितने भी अंधे होते हैं, अंधे वर्ग के लोग, उनकी ये समस्या होती है। तो यही कहना है कि एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट का काम करे तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आगे देखिए रिलीजियस बुक्स जो है, रिलीजियस बुक्स धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कोई भी धार्मिक पुस्तक होती है, जैसे द रामायण, द गीता, द पुराण, द महाभारत। आई रीड द रामायण, द गीता इज अ हॉली बुक, द महाभारत वार या द महाभारत इज द हिस्ट्री ऑफ ओल्ड स्ट्रगल। हम इस तरह से इसको सेंटेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए कि जितने भी हैं ये शास्त्रीय या पुराण या धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकें जितनी भी होती हैं, उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फिर देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम के पहले द होता है। हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी जितने भी शरीर के लिम्स हैं, अंग हैं, उन अंगों के नाम के पहले द लगता है। जैसे द हैंड, द माउथ, द आई, द नोज, द हेड, द लेग, इन सबों के पहले आर्टिकल द लगता है। फिर देखिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम वैज्ञानिक उपकरण कहते हैं, वैज्ञानिक जो आविष्कार है, खोज है उसके, तो वैज्ञानिक उपकरणों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द रेडियो, यहाँ द रेडियो वैज्ञानिक उपकरण है, ये आविष्कार किया गया है, तो ये जितने भी आविष्कारिक वस्तुएं हैं उनके पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द मोबाइल, द एरोप्लेन, द ट्रेन, ये सब वैज्ञानिक उपकरण है, वैज्ञानिक आविष्कार के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, और इनके पहले आर्टिकल द लगता है। आगे देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले द लगता है। जो वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र बजाने वाले बाजा। वाद्य यंत्रों के नाम के पहले, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द तबला इज न्यू, ही इज प्लेइंग द हारमोनियम, द हारमोनियम। देखिए हारमोनियम एक वाद्य यंत्र, उसके पहले द लगा। देखिए द पियानो इज न्यू, आई प्ले द वायलिन, मैं वायलिन बाजा बजा रहा हूँ।
या बल्ला बजाता हूँ। तो इस तरह सेंटेंस में इसका प्रयोग करके आप दिखा सकते हैं। और ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके पहले आर्टिकल द लगता है। फिर देखिए इन्रोलमेंट भर्ती करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके पहले भी द लगता है, जैसे द RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड, द PPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, द आर्मी, ये आर्मी जो है एक बोर्ड है, इसके द्वारा नियुक्ति भी की जाती है और ये एक सैनिक समूह या टोली का भी नाम है। और ये एक आर्मी को भी हम कहते हैं, द आर्मी, द नेवी, इट। इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जो इनरोलमेंट करने वाली भी संस्थाएं हैं। आगे देखिए सार्वजनिक संस्थानों के नाम के पहले द लगता है। जो गवर्नमेंट बॉडी है, जो पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो कोई सार्वजनिक स्थान है जो सरकार से जुड़ी हुई संस्था है या प्राइवेट रूप से सार्वजनिक रूप में वह संस्था का संचालन किया जा रहा, तो ऐसे सार्वजनिक स्थानों के लिए आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द कॉलेज, द स्कूल, द असेंबली हाउस, द सेक्रेटारिएट सचिवालय, द म्यूजियम संग्रहालय, द असेंबली भवन, द असेंबली हाउस मतलब विधानसभा या विधानमंडल, तो विधानसभा का इसी का नाम हुआ विधानमंडल। तो ये सब जो है जितने भी संस्थाएं हैं सार्वजनिक संस्था के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है उसके पहले आर्टिकल द लगते हैं। और लास्ट में देख लीजिए ऑफ से पहले किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले जानते हैं, पहले के चैप्टर में भी पढ़े, आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है कहाँ पर, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहाँ वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है तो उसके ठीक उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन अगर रहता तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ वाटर के पहले भी द लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ेगा? बिकॉज हियर द वाटर हैज कम जस्ट बिफोर ऑफ। वाक्य में ऑफ के पहले वाटर का प्रयोग किया गया। तो जब ऑफ के पहले कोई अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो, जरूरी नहीं कि अनकाउंटेबल ही होगा, कोई भी नाउन हो, काउंटेबल या अनकाउंटेबल या सिंगुलर या प्लूरल, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। ये याद रखना, द वाटर ऑफ द गंगा। यहाँ तो रिवर है, नदियों के नाम के पहले तो स्वाभाविक रूप से लगता ही है, लेकिन यहाँ नई बात ये है कि ऑफ के पहले आने वाले नाउन के पहले द लगा रखी। पीपल बहुवचन है, प्लूरल नंबर में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ ऑफ से जुड़ा होने के कारण पीपल के पहले भी द का प्रयोग है। देखिए द पीपल ऑफ इंडिया। फिर देखिए बिहार, द मैंगो ऑफ बिहार, यहाँ बिहार का आम। यहाँ आम मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है और इसके पहले द नहीं लगता, लेकिन यहाँ ऑफ से जुड़ा होने के कारण मैंगो के पहले भी द लगा है। तो इस तरह से कोई भी सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल कोई भी नाउन हो, अगर वह मटेरियल नाउन के या किसी भी ऑफ के पहले आया हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। हमें आशा है कि आज के क्लास में आप आर्टिकल द का प्रयोग जितना कुछ भी बताया गया होगा उसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो, कठिनाई हो समझने में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, उपस्थित हाजिर हैं किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए। आज इतना ही, फिर अगले क्लास के लिए इंतजार, फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।